फॉर्सन कंपनी का ये ट्रैक्टर है और कितना अमेजिंग दिख रहा है। मतलब उस टाइम पे लोग इस तरह का ट्रैक्टर यूज़ करते थे। आज हम लोग मतलब पहले जिस तरह से डायल वाले फ़ोन थे वहाँ से लेके कीपैड वाले और बाद में फाइनली टच स्क्रीन वाले मोबाइल अभी यूज़ करते हैं हम। ये ऑस्ट्रेलियन ब्रूस्टेल पोशम है। जो पोशम जो है वो ज़्यादातर प्लांट्स ही खाते हैं, तो उसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि ये थ्रेट्स है न्यूजीलैंड की बायोडाइवर्सिटी के लिए। लाइट लाइट ड्रिजलिंग भी हो रही है, बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ये मेरी होटल है और चलते आगे की साइड, देखते हैं क्या नज़ारा है। एक लीकर शॉप है, सुपर लीकर करके। सामने एक पेट्रोल पंप है, गैस पंप। चलने में ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। रास्ते बहुत ही एकदम पीसफुल दिख रहे हैं। सड़कें देखो किस तरह से एकदम पीसफुल दिख रही है। जाना है सामने की साइड पे, पर साला ज़ेब्रा क्रॉसिंग है नहीं यहाँ पे। ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई। चलो चलते हैं थोड़ा आगे की साइड। क्योंकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग है नहीं तो आप यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते, वो रिस्की हो जाता है। गाड़ियाँ दोनों साइड से बहुत ही स्पीड से आती है। वैसे तो लोग पेडेस्ट्रियंस को देख के गाड़ी रोक देते हैं, पर रूल्स फॉलो करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मतलब आप अगर बिना ज़ेब्रा क्रॉसिंग के क्रॉस करते हो तो गलती आपकी ही होती है। फिर अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें गलती पेडेस्ट्रियंस की होती है, क्योंकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं होता तो फिर वहाँ से आप क्रॉस नहीं कर सकते। आगे एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, पर पता नहीं वहाँ से रास्ता है कि नहीं है, देखते। क्योंकि मुझे जाना है रग्बी म्यूज़ियम। 4 बजे वैसे बंद हो जाता है, अभी आधे घंटे पौने घंटे जैसा टाइम है, तो देखते अगर खुला होता है तो एक्सप्लोर कर लेते हैं। दीवारों का कलर देखो यार, कितना खूबसूरत दिख रहा है। और यहाँ पे एक स्कूल भी है, इंटरमीडिएट नॉर्मल स्कूल। वाल्मीकि है स्कूल, देखो किस तरह की दिख रही है। विंडो बहुत मस्त दिख रही है, बड़ी बड़ी सी। मज़ा आ रहा है सड़कों पे चलने का, और इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर है कि मतलब वैसे तो ठंडा है पर अच्छा है, चलने में दिक्कत नहीं होती। अगर ठंडा होता है तो चलने के लिए अच्छा रहता है। चलो फिर निकल लेते हैं। सिग्नल ऑन है नहीं, यहाँ पे तो बंद है यार। वेट करो फिर। सामने देखो आप, ये एक सिग्नल दिख रहा है, पर ठीक है अभी कोई गाड़ियाँ आ नहीं रही तो जा सकते हो। अगर गाड़ियाँ आ नहीं रही तो जा सकते हो। लोग वेट भी करते हैं वैसे, पेडेस्ट्रियन को देख के इमीडिएटली गाड़ी रोक देते हैं, तो वो चीज़ बहुत ही अच्छी है यहाँ पे। सड़कें देखो, सड़कें कितनी वाइड है, मतलब ये 4 लेन रास्ता है। यहाँ से 500 मीटर्स दिखा रहा है। चलते देखते आगे। और ये घर देखो इनके कितने मस्त दिख रहे हैं। पूरे न्यूजीलैंड में 5.5 मिलियन पॉपुलेशन है, जो पूरी कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो हमारे अहमदाबाद सिटी की पॉपुलेशन से भी कम है। अहमदाबाद की पॉपुलेशन जो है वो 7.5 मिलियन है, तो मतलब ऑलमोस्ट 2 मिलियन ज़्यादा है पूरे एक कंट्री के सामने, पूरे न्यूजीलैंड के सामने। न्यूजीलैंड वैसे आइलैंड कंट्री है और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में आता है। न्यूजीलैंड में सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे न्यूजीलैंड में कहीं पे भी एक भी पॉइजनस स्नेक नहीं है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में आने के बावजूद भी एक भी पॉइजनस स्नेक नहीं है। और
ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया कंट्री की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में दुनिया भर के सबसे डेंजरस पॉइजनस स्नेक भरे पड़े हैं। बारिश चालू हो गई यार, बारिश की वजह से ठंड जो है वो बढ़ जाती है। और मेरा अभी 300 मीटर दिखा रहा है। ये देखो आगे कुछ इस तरह का नज़ारा है। हमें इस म्यूज़ियम पे जाना है, ते मानावा म्यूज़ियम ऑफ आर्ट साइंस एंड हेरिटेज। यहाँ से 240 मीटर की दूरी पे दिखा रहा है। देखते हैं जो भी मिल जाए, जो भी खुला है उसको एक्सप्लोर कर लेंगे। अगर आप बाहर से ट्रैवल कर रहे हो, दूसरी कंट्री से ट्रैवल कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें इनके जो रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कंट्रोल करके रखी हुई कि मतलब आप कुछ भी अनाज लेके नहीं आ सकते। मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है वो रोज़ जो रहती है वो आप लेके नहीं आ सकते, क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो सड़ा हुआ हो और वहाँ के दूसरी कंट्री के इंसेक्ट्स जो हो वो यहाँ पे माइग्रेट हो। तो उसकी वजह से न्यूजीलैंड ने ये बहुत सारी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा है कि आपके अगर शूज़ में नीचे मिट्टी भी लगी है तो भी आपको 400 न्यूजीलैंड डॉलर का फ़ाइन लगेगा। ये एक म्यूज़ियम है। नहीं, ये शायद वही लग रहा है क्योंकि बाहर बॉल दिख रहा है। देखो ये म्यूज़ियम में जाना है अपने को। देखते हैं यार चालू है कि बंद है, क्योंकि वैसे तो अब आज किंग्स बर्थडे है, तो किंग्स बर्थडे की वजह से नेशनल हॉलीडे है यहाँ पे। तो आई एम नॉट श्योर कि ये खुला होगा कि बंद होगा। देखते हैं क्या हिसाब किताब रहता है। हाँ, ये स्टैचू, इसका फ़ोटो देखा था मैंने गूगल में, मैं दिखा था आपको। ये रहा वो फ़ोटो, देख सकते हो अब इसमें, ये वही फ़ोटो है। चार्ल्स जॉन मोनरो, चार्ल्स जॉन मोनरो का ये स्टैचू है। फाउंडर ऑफ रग्बी इन न्यूजीलैंड। 1851 से लेके 1933 का इसका टाइम फ्रेम था। तो मोनरो जो है जिसने रग्बी को इंट्रोड्यूस किया था 1870 में, जब वो 19 साल का था। मैं देखता हूँ अंदर चालू है कि क्या है, अदरवाइज़ शायद 4 बजे का टाइम है और बंद हो जाएगा तो अपने फिर देख नहीं पाएंगे। ये बाहर से कुछ इस तरह का दिख रहा है, ते मानावा वारे तोंगा म्यूज़ियम। इन लोगों की, न्यूजीलैंड के लोगों की जो मेन लैंग्वेज है वो माओरी है। तो ये चीज़ जो है वो माओरी में लिखा हुआ है। न्यूजीलैंड रग्बी म्यूज़ियम, आई एम नॉट श्योर कि वो खुला है कि नहीं। बाहर देखो ये स्टैचू कितना मस्त दिख रहा है। पता नहीं एंट्रेंस कहाँ से है, लेट्स सी। ये न्यूजीलैंड रग्बी म्यूज़ियम यहाँ पे है। कहाँ से जाना है यार। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ते मानावा म्यूज़ियम में। मानुवातु लोग जो थे उनका किस तरह से लाइफस्टाइल रहती थी, उनकी हिस्ट्री क्या किस तरह से थी, वो लोग कैसे जीते थे, वो सारी चीज़ें इस एग्जीबिशन में अपने जाएंगे और देखेंगे। हेलो, ये पूरा जो म्यूज़ियम है ये मानावातु पीपल की जर्नी को दिखाता है। रेंगिताने पीपल जो थे वो सबसे पहले थे जो यहाँ आके सेटल हुए थे। उसके बाद 19th सेंचुरी में यूरोपियन लोग जो थे वो यहाँ पे माइग्रेट होना स्टार्ट हुआ था। और 20th सेंचुरी से लेके अब तक मानावातु जो है वो दुनिया भर में सभी कंट्रीज से लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये एक्चुअली ये कंट्री ऐसी है कि दुनिया भर से लोग यहाँ पे माइग्रेट होके आके सेटल होते हैं। बहुत सारे इंडियंस भी ऐसे हैं जो यहाँ पे आके सेटल हुए हैं और सेटल हो रहे हैं।
टिम्बर ट्रेडिंग एंड शिप बिल्डिंग्स ऑन द मानावतु। 1842 की ये फ़ोटो है। तो मानावतु रिवर पे ये लोग किस तरह से ट्रेडिंग कर रहे थे और लकड़ी का ट्रेडिंग का और शिप बिल्डिंग का बिजनेस कर रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 19th सेंचुरी में बहुत सारे ब्रिटिशर्स आए थे यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स जो थे वो ग्रेट ब्रिटेन से आए थे। उसके बाद ये स्कैंडिनेवियन लोग यहाँ पे मूव हुए थे। ये जो है नॉर्वेजियन इमिग्रेंट जो है वो 1871 में जिस तरह से यहाँ पे माइग्रेट हुए थे उसकी फ़ोटो है। सर्वेयर के मैप में 1870 में बहुत सारे ऐसे विलेजेस है, वो पर्टिकुलर मैप जो यहाँ पे जो मिला था, तो उस मैप में बहुत सारे विलेजेस ऐसे थे जो फॉरगॉटन हो गए थे और उस मैप में उसका जिक्र किया हुआ था। और न्यूजीलैंड जो है वो एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग के लिए बहुत पहले से ही फेमस था। ये आप एक फ़ोटो देख सकते हो, एक चीज़ फैक्ट्री का, बटर एंड चीज़ फैक्ट्री का फ़ोटो है। 1900 की साल का WW कॉर्प्स करके जो कंपनी थी उसका ये फ़ोटो है। और ये कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो स्कीमिंग स्टेशन है। ये कुछ काऊ देख सकते हो आप, जो 1910 की ये फ़ोटो है। तो ये एग्रीकल्चर, मिल्क प्रोडक्ट एंड डेयरी प्रोडक्ट के लिए बहुत फेमस है न्यूजीलैंड पहले से ही। ट्रैक्टर देखो यार, ये किस तरह से ज़बरदस्त फॉर्सन कंपनी का ये ट्रैक्टर है और कितना अमेजिंग दिख रहा है। मतलब उस टाइम पे लोग इस तरह का ट्रैक्टर यूज़ करते थे। कुछ उनके इक्विपमेंट्स जो एग्रीकल्चर के और अलग अलग मैकेनिकल, ये देखो ये इस तरह के इक्विपमेंट वो लोग यूज़ करते थे। ये ट्रैक्टर देखो पीछे से कितना खूबसूरत दिख रहा है। उस टाइम पे ऐसे ट्रैक्टर यूज़ होते थे। ये देखो पहले के टाइम पे इस तरह के कैन यूज़ होते थे मिल्क को स्टोर करने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और उस टाइम पे न्यूजीलैंड में हॉर्टिकल्चर का बिजनेस बहुत ही फेमस था, डेयरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस बहुत ही फेमस था। ये जो पहला वाला ऊपर आप देख सकते हो, ये वाला बटर स्टैम्प रोलर है, बटर को रोल करने के लिए। और ये दूसरा वाला जो है मिल्किंग बकेट है। थर्ड वन जो है वो मिल्क को स्टोर करने का कैन है। फिर ये वाला जो है बटर पाउंडर है। और ये वाला जो है स्टेंसिल एंड ब्रश है, जो बॉक्स को मार्क करने के लिए यूज़ होता था। तो ये अलग अलग जो उस टाइम पे डेयरी प्रोडक्ट में जो सारी चीज़ें यूज़ होती थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप एग्जीबिशन में देख सकते हो। और ये वाला बटर मोल्ड है, तो बटर को बनाने के बाद उसको मोल्ड करने के लिए, उसको डिफरेंट शेप देने के लिए इसको यूज़ करते थे। और ये वाला जो है ये बटर पैट है, तो बटर को जब एक प्लेट में रखते थे उसके बाद उसको लेवलिंग करने के लिए ये बटर पैट का यूज़ होता था। तो ये आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप वन बाय वन रीड कर सकते हो कौन सी चीज़ का क्या एप्लीकेशन था। मैं इसको थोड़ा क्लोजली ले लेता हूँ। और ये हर किसी में नंबर दिए हुए, तो नंबर के हिसाब से आप उसकी हिस्ट्री, ये जो है ये पूरा का पूरा ये टूल चेस्ट है विलियम ग्रीन हाउस का, तो ये इसमें सब चीज़ें वो रखते थे। ये वाला है शुगर बैरल है। तो ये आप यहाँ पे एक मायो फैमिली की हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो। जोसेफ मायो जो था वो 1842 में उसका इंग्लैंड में बॉर्न हुआ था, और उसके बाद 1865 में वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ न्यूजीलैंड माइग्रेट हो गया था। और उसके बाद यहाँ पे उसने सब हॉर्टिकल्चर का बिजनेस जो है यहाँ पे डेवलप किया था। ये ट्रैक्टर तो अमेजिंग है यार, मज़ा आ गया। ये देखो यार, इसकी साइज़ देखो कितना जायंट है। ये एल्बम में एक आप बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देख सकते हो। सामने एक शीप है, और शीप का बॉडी का कौन कौन से पार्ट में से ये वूल निकाल के उसका
किस तरह से वो दिखता है वो, और उसका अलग अलग सैंपल रखा हुआ है। तो ये एल्बम में उसका बेली पार्ट है, नेक है, बैक है, शोल्डर है, रम्प है, ब्रीच है, पॉइंट्स है, जहाँ से उसका वूल निकाल के एक एक सैंपल रखा हुआ है कि वो कैसा दिखता है। यहाँ पे टेलीफोन की हिस्ट्री बताई गई है। 1880 है, 1920 है, 1970 है, 1980 है और 2007 और उसके बाद का। मतलब टेलीफोन का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से चेंजेस हुआ, नई टेक्नोलॉजी जिस तरह से उसमें आती गई और उसके हिसाब से उसमें इम्प्रूवमेंट आता गया। टेलीफोन नहीं था तो उस टाइम पे सबसे पहले टेलीग्राम यूज़ होता था। सबसे पहले टेलीफोन की बात करें यहाँ पे तो 1880 से लेके 1920 में इस तरह का टेलीफोन एंड रेडियो सेटअप रहता था। उसके बाद 1890 से लेके 1920 में इस तरह का टेलीफोन रहता था। बाद में 1907 में 405 लोकल ऐसे घर थे और बिजनेसेस थे जिनके पास फ़ोन था, तो ये इस तरह का फ़ोन रहता था। 1920 से लेके 1970 में इस तरह का अरेंजमेंट रहता था फ़ोन का। और ये 1920 में डायलिंग वाले फ़ोन आने चालू हो गए। और ये वाला जो सामने देख सकते हो 1957 की फ़ोटो है। और जो डायलिंग वाला जो रहता है उसमें कौन कौन सा पार्ट को क्या बोलते हैं, तो उसका सारा का सारा एक्सप्लेनेशन और उसका मेकानिज़म आप देख सकते हो इस फ़ोटो में और उस ड्राइंग में। फिर 1958 में इस तरह का फ़ोन आना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद 1920 से लेके 1970 तक के इस तरह के फ़ोन रहते थे। और 1970 से लेके 1990 में इस तरह के फ़ोन रहते थे। और धीरे धीरे फिर वो कोडलेस और वो सब आने लगे और उसके बाद मोबाइल आया। तो ये सब इस तरह से उसका रिवॉल्यूशन हुआ और अपग्रेडेशन हुआ। आज हम लोग मतलब पहले जिस तरह से डायल वाले फ़ोन थे वहाँ से लेके कीपैड वाले और बाद में फाइनली टच स्क्रीन वाले मोबाइल अभी यूज़ करते हैं हम लोग। ये सामने ये वाला तो आपने बहुत देखा होगा, मतलब अभी तो बहुत कम हो गया एसटीडी पीसीओ, पर इस तरह का पब्लिक पीसीओ यहाँ पे भी रहता था। और सामने जो है वो एक ये कैंपर वान है या कैरेवान है। तो कैरेवान का यूज़ ये लोग सालों से करते थे। चलो अंदर की साइड पे चलते हैं और उसका कुछ डिटेलिंग भी आपको दिखाता हूँ। कैरेवानिंग इन न्यूजीलैंड, ये 1930 का फ़ोटो है कि किस तरह से लोग कैंपिंग करते थे और इस तरह का गाड़ी के पीछे लगा के इसको कैंपिंग करते थे और एक कैरेवान का यूज़ करते थे। ये सामने देख सकते हो आप, ये 1960 की फ़ोटो है। तो बहुत सारे लोग ये बीच पे कैंपिंग करते हुए नज़र आएंगे इसमें। और यहाँ पे जैसे ही आगे आते हैं तो एक ये चिल्ड्रन को खेलने के लिए कुछ टूल्स बनाए हैं। 6 साल या उसके नीचे के ईयर्स के बच्चों के लिए ये सूटेबल है। और ये जो भी टूल्स है मतलब ये जो भी एक दूसरे को साथ में जोड़ के यहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं। अच्छा है यार, बच्चों के लिए भी थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। ये स्पेसियस है बहुत। तो यहाँ पे कुछ जो भी ये एग्जीबिशन है वो कुछ एनिमल्स का, लाइफ इन फॉरेस्ट एंड लाइफ इन रिवर। तो ये फॉरेस्ट में किस तरह की यहाँ पे लाइफ रहती है तो उसके बारे में यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है। कुछ डिफरेंट स्पीशीज़ है उसका यहाँ पे प्रेजेंटेशन किया हुआ है। ये न्यूजीलैंड पिजन है, देख सकते हो आप कितना बड़ा दिख रहा है और कलर भी उसका बहुत अलग है। ये ऑस्ट्रेलियन ब्रूस टेल पोसम है। जो पोसम जो है वो ज़्यादातर प्लांट्स ही खाते हैं, तो उसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि ये थ्रेट्स है न्यूजीलैंड की बायोडाइवर्सिटी के लिए। ये काका है, ऐसा लाइक इट लुक्स लाइक अ नाइट जो चील होता है उसके जैसा दिख रहा है। और ये रूरू है, मोरे पोर्क। तो ये जो बर्ड्स है वो बाय द टाइम धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं और एक ऐसा टाइम आएगा कि इस तरह से ही अपने को देखना पड़ेगा और जंगल में नेचुरली वो सब अपने देख नहीं पाएंगे।
ब्लू डक, ये ब्लू डक है और ये ब्राउन टील है। वाह, तो मस्त दिख रहा है। वेटल बर्ड, न्यूजीलैंड का वेटल बर्ड है। देखो यार कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, जिसको माओरी लैंग्वेज में हुइया बोलते हैं। तो इसका फीदर जो रहता है वो बहुत ही फेमस रहता था और माओरी जो लोग थे वो प्राइस में ये बर्ड का, हुइया बर्ड का फीदर देते थे। और ऐसा बोला जाता है कि बहुत ही जो रिच लोग होते थे वो इसका फीदर अफोर्ड कर पाते थे, और यूरोपियन लोग जो है वो अपने हैट में लगाने के लिए ये बर्ड का शिकार करते थे। तो ये कुछ न्यूजीलैंड के ऐसे बर्ड्स है जो आपको दूसरी बहुत कम जगह पे दिखेंगे या शायद नहीं दिखेंगे। ये देखो ये लिजार्ड कैसी है, इसको फॉरेस्ट गेको बोलते हैं। और यहाँ पे एक हॉल है जहाँ पे आप ये देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट कपड़े हैं जो वूल के बने हैं, डिफरेंट डिफरेंट वूल के बने हुए हैं। तो ये कोरोवाई है जो 1880 से लेके 1920 तक ये बनता था, और लोग इसको वूल में से बनाते थे। और डिफरेंट डिफरेंट ये ऊपर की साइड पे देखो किस तरह से उसका डेकोरेशन किया हुआ है। फिर ये वाला एक्चुअली ये जो है पहले जिन लोगों के पास लास्ट में होगा या फिर बचा के रखा होगा तो ये डोनेट किया हुआ है। वैसे ये कोरोवाई कारूर है जो 1900 से लेके 1925 तक बनता था, और ये वाइट एंड ब्लैक वूल में से बना हुआ है। फिर ये काहू कीवी, ये देखो जी, ये बहुत बड़ी, ये साइज़ थोड़ी बड़ी है, और बाहर के जो साइड है वो पूरा वूल से बना है, एनिमल के वूल से बना हुआ है। और ये यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो ये आप देख सकते हो, ये एनिमल के जो टीथ होते थे, टीथ है, हड्डी है, उसको यूज़ करके अलग अलग हथियार बनाते थे। फिर ये एक रोप बनाया हुआ है, तो रोप जो है वो, तो ये जो टूल है इसको यूज़ करके इस तरह की रोप बनाते थे। फिर ये जो है ये एक स्कर्ट बनाया हुआ है वुडन में से, अलग अलग ये वुड के जो पार्ट है वो लेके स्कर्ट बनाया हुआ है। तो पहले इस तरह के पर्स लोग बनाते थे, और आज भी अभी ये इस तरह के पर्स फेमस ही है। वैसे बहुत जगह पे मिलते हैं ऐसे, पर ऐसे नहीं होते। ये तो उन लोगों की स्पेशलिटी है, और एक्सटिंक्ट हो गए। तो अभी ये जो उनकी जो कला थी वो बाय द टाइम दूसरी चीज़ों में जो पॉसिबिलिटी है उसके हिसाब से बाय द टाइम चेंज हो जाती है। अभी वुडन के पर्स और वो सब चीज़ें तो बहुत जगह पे मिलती है। और ये इस तरह का लकड़े का उनका घर रहता था, उसका एक सैंपल बना हुआ है यहाँ पे। और इस तरह से वो लोग अपने घर जो है वो अंदर की साइड से डेकोरेट करते थे। मस्त दिख रहा है ये, देखो अच्छा है, मतलब यूनिक है यार। ये चीज़ें हर जगह पे नहीं मिलती। जहाँ की स्पेशलिटी होती है, ये लोग जो है वो पहले जिस तरह से उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, कहाँ से किस तरह से आगे बढ़े, और पास्ट में क्या किस तरह से वो लोग उनकी लाइफस्टाइल थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरह के एग्जीबिशन से मालूम पड़ती है। उससे पहले हिस्ट्री आ गई, फिर ये रिवर लाइफ हो गई, फिर फॉरेस्ट हो गया, फिर उन लोगों की हॉर्टिकल्चर लाइफ है, डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी इंडस्ट्री है, फिर उनका जो ट्रैक्टर्स है, एग्रीकल्चर एंड फिर वो उसके बाद कैंपर वन जो थी। तो मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। चलो इस वीडियो को यहाँ पे ही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर।